Hey guys, it's me Tanu. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तनु। आज हम 12th फेल के 4th चैप्टर की बात करेंगे। इससे पहले हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी पार्ट्स हमारी प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। मनोज बीए फाइनल के लिए वापस ग्वालियर आ गया। उसे अभी तक नहीं पता था कि पीएससी की परीक्षा के लिए क्या पढ़े, कैसे पढ़े। पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा कैसे निकाली जाती है, यह रणनीति भी अभी उसने नहीं सीखी थी। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तो फिर बहुत दूर की बात थी। उसके आसपास भी कोई ऐसा सीनियर नहीं था जिसने पीएससी की परीक्षा पास की हो। उसे अभी तक पूरे ग्वालियर में ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिला जो पीएससी को गंभीरता से ले रहा हो। इसी कारण वह पीएससी के लिए अभी तक दिशाहीन पढ़ाई ही कर रहा था। एक दिन कॉलेज में मनीष ने मनोज से कहा कि उसके एक परिचित सीनियर हैं जिनका इस साल पीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। आज वह मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मनोज ऐसे सीनियर से मिलने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। दीप सोनी नाम का वह सीनियर हरिशंकरपुरम के पास पीली कोठी में रहते थे। 2 मंजिला बिल्डिंग को पीली कोठी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह पीले रंग से पुती हुई थी। पीली कोठी में 10-12 कमरे थे जिसमें पीएससी करने के लिए लड़के पढ़ाई करते थे। उनमें से कुछ लड़के ग्वालियर में ही अपना घर होते हुए भी पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो इसके लिए कमरा लेकर रह रहे थे। पीली कोठी में पढ़ाई का अच्छा माहौल था। हर साल यहाँ से 4-5 लड़के पीएससी की मुख्य परीक्षा देते थे। लेकिन पीली कोठी पढ़ाई करने वाले लड़के आपस में सामूहिक चर्चा करके पढ़ाई करते थे, जिस कारण इन विद्यार्थियों को पीएससी की पढ़ाई में बहुत लाभ होता था। दोनों दीप के कमरे पर पहुंच गए। सुबह 10 बजे थे। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मनीष ने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर चिपकी स्लिप पर पड़ी, जिस पर दीप का टाइम टेबल लिखा था। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पढ़ना, रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ना, सुबह 4 बजे से 10 बजे तक सोना। मनीष ने जोर से इबारत पढ़ी। टाइम टेबल के अनुसार यह समय दीप के सोकर उठने का था। ठीक 10 बजे दरवाज़ा खुला। दीप ने दोनों को अंदर बुला लिया। अंदर बैठने के लिए जगह नहीं थी। पूरे पलंग पर किताबें फैली हुई थी, कुछ खुली और कुछ बंद थी। पूरे कमरे में भारत, विश्व और मध्य प्रदेश के नक्शे लगे हुए थे। कमरे में कुछ नोट्स भी चिपके हुए थे, जिसमें संविधान के मूल अधिकार, इतिहास के राजाओं के शासनकाल, विभिन्न विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां आदि की जानकारी लिखी हुई थी। किताबों की इम्पॉर्टेंट पंक्तियां पीले, ऑरेंज और नीले रंगों से अंडरलाइन की हुई थी। किताबें रंगीन इंद्रधनुष सी चमक रही थी। दोनों लोग किताबें, कापी, रजिस्टर, पेन, पेंसिल सरकाकर पलंग के किनारे पर बैठ गए। दीप के कमरे का माहौल और उसकी मेहनत देखकर मनोज को आश्चर्य हुआ। इतनी खतरनाक पढ़ाई उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अपनी अब तक की पढ़ाई दीप की फैली हुई किताबों के सामने मनोज को बौनी लग रही थी। मनोज ने पूछा, आपके पीएससी में क्या विषय हैं? केमिस्ट्री और हिस्ट्री, दीप ने जवाब दिया। मनोज का भी एक विषय हिस्ट्री था। मनोज द्वारा दीप से प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इतिहास की किताबों के नाम पूछने पर उसने 8-10 किताबों के नाम लिख दिए। मनोज के पूछने पर पढ़ाई करने की रणनीति के बारे में दीप ने बताया, यदि सेलेक्ट होना है तो रोज़ 18-18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। सोना, खाना पीना सब भूलना पड़ेगा। दोस्ती, यारी, घूमना फिरना, फिल्में, तमाशे, शादी, विवाह, रिश्तेदारी सबसे दूर रहना पड़ेगा। मेरा घर पास में ही है, पर मैं घर पे ना रहकर यहाँ किराए में कमरा लेकर पढ़ रहा हूँ। दीप ने पीएससी के लिए तपस्या करने का भयावह चित्र खींच दिया। पीएससी की पढ़ाई करने का क्या तरीका है? मनोज पीएससी की तैयारी के रहस्य को जानना चाहता था। बस पढ़ते रहो, बिना थके, बिना रुके, लगातार, असफलता के बावजूद धैर्य के साथ। ये किताबें मैंने कम से कम 30 बार पढ़ ली हैं। दीप ने पलंग पर खुली रखी रंग बिरंगी हाईलाइट की हुई किताबों की ओर इशारा करते हुए कहा। मनोज इस चित्रण से घबरा गया। उसने पूछा, कितने साल की तैयारी के बाद डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं? दीप ने उसकी शक्ल देखी और हंसते हुए कहा, मेहनत करोगे तो 1 ही साल में। मनोज दीप की पढ़ाई देखकर अभिभूत हो गया, पर उसके मन में शंकाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। आपने 12th मैथ्स में किया है क्या? कितने % आए थे आपके? 12th में एक बार फेल हो चुके मनोज के मन में कोई
संदेह अचानक पैदा हुआ। मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ। केमिस्ट्री में मुझे पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। दीप के जवाब में मनोज भयभीत हो गया। दीप की योग्यता देखकर मनोज अपनी तुलना उनसे करने लगा। इस तुलना से हताश होकर उसके ऊपर निराशा छा गई। दीप के सामने वह कुछ भी नहीं था। 10:30 बजे दीप ने अपनी इतिहास की किताब उठा ली और पढ़ने लगा। दोनों लड़के एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मनोज समय की इस पाबंदी से हतप्रभ रह गया। दोनों खड़े हुए और दीप को नमस्ते करके कमरे से बाहर निकल आए। दीप ने अपनी किताब में नज़र गड़ाए दोनों को बस गर्दन हिलाकर विदा कर दिया। दीप का ब्राइट कैरियर सुनकर निराश हुए मनोज ने फिर से अपने आप को उत्साहित करते हुए मनीष से कहा, कितनी खतरनाक पढ़ाई करते हैं ना दीप भाई साहब, बिल्कुल भूतों की तरह। ऐसी पढ़ाई करने से 1 साल में ज़रूर पीएससी में सेलेक्ट हो जाएगा कोई भी। मैं भी ऐसी ही मेहनत करना चाहता हूँ। मनोज ने अपने मेहनत भरे कैरियर पर बल पर बुलाने की कोशिश की। मैं तो पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई करूँगा। मनीष भी दीप की पढ़ाई और पीली कोठी के माहौल से प्रेरित हो गया था। बीए पूरा होते ही मैं भी पीली कोठी में कमरा ले लूँगा और गंभीर तैयारी शुरू कर दूँगा। पीली कोठी में पढ़ाई के ज़बरदस्त माहौल से प्रभावित होकर मनोज ने नई प्लानिंग बना ली। वापस लौटते समय दोनों पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई के सपने तो देख रहे थे, लेकिन 12th फेल होने की हीनता बोध उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। दीप सर तो शुरू से ब्रिलियंट रहे हैं, क्या मैं उनकी जैसी पढ़ाई कर पाऊँगा? क्या मेरा कमज़ोर बेस मेरी तैयारी में आड़े नहीं आएगा? क्या केवल मेहनत ही पर्याप्त है? यदि मैं इंटेलिजेंट होता तो 12th में फेल होता? इसी संशय में उलझा हुआ मनोज अपने कमरे तक पहुंच गया। मनोज ने 55% से बीए पास कर लिया। इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा की तरह पासिंग मार्क्स ही आए। उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मुझे पीएससी के मैदान में कूदना है। मैं पीली कोठी में रहकर कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ। तैयारी पूरी न होने के बावजूद उसने बीए पास होते ही अनुभव लेने के लिए पीएससी का फॉर्म भर दिया। प्रीलिम्स परीक्षा का केंद्र नई सड़क पर माधव कॉलेज में था। इतिहास का पहला पेपर होने के बाद सामान्य अध्ययन में अगले पेपर 2 घंटे के गैप के कारण वह चबूतरे पर बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी एक लड़के ने मनोज के पास आकर उनसे हाथ मिलाते हुए अपना परिचय दिया। हेलो, मैं विक्रमादित्य पांडे। आप मुझे सिर्फ पांडे कहें तो आपको भी सुविधा होगी। मनोज ने भी मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। पांडे ने पूछा, पेपर कैसा रहा? फिर मनोज बिना कोई जवाब दिए खुद ही बोलने लगा। वैसे परीक्षा हॉल से बाहर निकलते ही सभी के 100 में से 90 प्रश्न सही होते हैं, पर जैसे जैसे उन प्रश्नों को किताबों से चेक करते हैं तो उत्तर कम सही होने लगते हैं। फिर पांडे ने उसे एक दृश्य दिखाया जिसमें एक लड़का किसी दूसरे लड़के का पेपर चेक कर रहा था। पेपर चेक करते समय वह लड़का बेदर्दी से सामने वाले के उत्तरों को क्रॉस लगा रहा था और कहता जा रहा था, तुम्हें यह भी नहीं आता? इतना सरल प्रश्न गलत कर दिया। ये तो मुझे सोते समय भी पूछ लो तो मैं उत्तर दे दूंगा। इसका ए उत्तर नहीं बल्कि सी है। मुश्किल है भाई तुम्हारा इस बार प्रीलिम्स क्लियर होना। आओ कभी, तुम्हें यदि गाइडेंस चाहिए तो मेरे कमरे पे। पांडे ने उस लड़के को आवाज़ लगाई, गुप्ता इत्ते आओ, कैसो गयो पेपर? गुप्ता बुंदेलखंड का था, इसलिए पांडे ने उससे बुंदेलखंडी में बात की। गुप्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसका यह आत्मविश्वास पिछले साल प्रीलिम्स पास करने के कारण अधिक था। बहुत बढ़िया गयो, धांसू, जो समझो फाड़ दियो एकदम। गुप्ता ने मनोज से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं मोहन गुप्ता, पिछली बार मेरी प्रीलिम्स क्लियर हो गई थी। वो तो कुछ नंबरों से मेंस रह गई थी, नहीं आज तो मैं कहीं डिप्टी कलेक्टर होता। गुप्ता का बड़बोलापन पांडे को अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, पुरानी कहानी छोड़ो गुप्ता जी, आज के पेपर के बारे में बताओ। 100 में से 90 सही, 10 में डाउट है, गुप्ता ने जोश से कहा। पांडे ने गुप्ता के हाथ से उसका पेपर लिया और उसे जांचते हुए कहना शुरू किया, गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं की थी, श्रीगुप्त ने की थी। ये गलत हो गया, तुम सही मान रहे थे, लो एक और गलत हो गया। सल्तनत काल में लौह और रक्त की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। वहीं बैठे बैठे पांडे ने गुप्ता के 15 प्रश्न गलत कर दिए, लेकिन अपने प्रश्न गलत देखकर भी गुप्ता उन्हें गलत नहीं मान रहा था। उसने पांडे से पेपर छीना और बोला, कमरे पे जाके चेक करेंगे, तुम्हारी बात क्या माने, ये सब गलत नहीं है, फिर भी हम तुम्हें डाउट में डाल देते हैं। गुप्ता चला गया।
पांडे ने गुप्ता के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए मनोज से कहा, थोथा जना बाजे घना। मनोज को पांडे की बातों में अब रास आने लगा। उसने पांडे को अपने कमरे का एड्रेस दे दिया। उसे उम्मीद थी कि पांडे पढ़ाई में साथ देने वाला बढ़िया स्टूडेंट हो सकता है। पांडे के घर से मनोज का कमरा ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए पांडे हर दूसरे तीसरे दिन उसके कमरे पर जाने लगा। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। मनोज के पिता अभी भी सस्पेंड थे। उस पर उन्होंने कंगाली में आटा गीला कर दिया। सस्पेंशन के बाद में ढिंढोरी में झाबुआ अटैच कर दिया, जिस पर पिता ने इस अटैचमेंट में अपने सम्मान के विरुद्ध माना और झाबुआ नहीं गए। अब उन्हें आधी तनख्वाह मिलना भी बंद हो गई। आर्थिक समस्या विकराल हो गई। मनोज को अब महीने के 1000 मिलने वाले रुपए भी बंद हो गए। पीएससी की पढ़ाई के शुरुआती दौर में ही उसका सामना भीषण आर्थिक संकट से हो गया। आगे की पीएससी की तैयारी के लिए मनोज पीली कोठी में शिफ्ट होने का ख्वाब देख रहा था, पर बिना पैसों के उसे ग्वालियर में रहना ही असंभव लग रहा था। पीली कोठी में रहने के लिए कम से कम 1 महीने 1000 रुपये जरूरी थे, पर मनोज को घर से रुपए की अब कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस आर्थिक संकट से और कोसने और दुखी होने की जगह मनोज ने उससे जूझने का संकल्प ले लिया। उसने ये तय किया कि वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इतने पैसे कमाएगा कि पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई कर सके। एक दिन पांडे मनोज के कमरे पर आया। पिता के सस्पेंशन और बढ़ते आर्थिक संकट से चिंतित मनोज ने पांडे को अपने पिता के संघर्ष और उनके सस्पेंशन की कहानी सुनाई। कहानी सुनाते समय वह अपने पिता को एक हीरो के तौर पर प्रस्तुत कर रहा था। उसे उम्मीद था कि पांडे उसके पिता की महानता की प्रशंसा करेगा और ऐसे महान पिता के पुत्र के नाते उनका सम्मान पांडे की नज़र में बढ़ जाएगा। पर पांडे ने पूरी कहानी सुनकर कहा, आपके पिता अपने अहंकार में आपका पूरा जीवन नष्ट कर रहे हैं। उन्हें अपने परिवार और बच्चों को छोड़ सबकी चिंता है। वे दूसरों को घटिया और खुद को श्रेष्ठ मानने वाले भ्रमित व्यक्ति हैं। मेरा विचार है कि आपको उनकी मदद से की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उम्मीद के विपरीत पांडे द्वारा किया गया पिता का चरित्र चित्रण मनोज को पसंद नहीं आया। उसने पांडे से कहा, तुम अभी नहीं जानते ईमानदारी के रास्ते में कितने संकट आते हैं। मेरे पिता खरा सोना है, एकदम ईमानदार। उसकी बात सुनकर पांडे के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी तैर गई। उसने मनोज से कहा, कुछ नहीं। अगले दिन मनोज ने पास की रतन कॉलोनी में एक घर खटखटाया। घंटी बजाकर ट्यूशन के बारे में पूछा। 3-4 महिलाओं ने तो मना कर दिया कि उनके घर में बच्चे नहीं हैं। एक महिला ने कहा कि उसका बच्चा क्लास 10th में है, केवल गणित और फिजिक्स के टीचर की ज़रूरत है। गणित और फिजिक्स मनोज के बस की नहीं थी। एक महिला ने कहा उसके बच्चे 7th क्लास में हैं, पर वे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं। वह पूरा सिलेबस हिंदी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा सकते हैं। कई दिनों तक कई घर जाकर ट्यूशन मांगने के बावजूद भी उसे ट्यूशन नहीं मिला। मनोज को अब अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। उसे अपनी क्षमताओं पर ही संदेह होने लगा। उसने डायरी में लिखा, मैं खुद को कितना होशियार मानता था, पर आज समझ आ गया कि मैं कितना अयोग्य हूँ। मुझे कोई हक नहीं है इतने बड़े सपने देखने का। मैं व्यर्थ ही दीप सर के बराबर अपने आप को मान रहा था। जब मैं 100 रुपये का ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता तो पीएससी में क्या खाक सफल हो पाऊंगा। मनोज मानसिक और शारीरिक थकान महसूस करने लगा। उसे बुखार आ गया। शाम हो चुकी थी। वह अपनी छत पर निराश बैठा सूनी आंखों से आसमान ताक रहा था। उसकी डायरी पास ही रखी थी। तभी पांडे आ गया। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ पांडे का स्वागत किया। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। पांडे ने उसकी डायरी उठाई और अंतिम पेज पढ़ने लगा। डायरी पढ़ने के कुछ देर बाद वह केवल इतना कह सका कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज खिचड़ी बनाकर खा लेना। पांडे जब मनोज की डायरी पढ़ रहा था तो उसे लगा कि पांडे उसके कष्ट को समझ रहा है, पर जब पांडे उसे खिचड़ी बनाकर खाने की सलाह देकर चला गया तो वह समझ गया कि शहर के लड़कों में संवेदनाएं नहीं होती। उन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता। उनके दोस्त भी बीए के बाद अब उनके संपर्क में नहीं थे। वह ग्वालियर में अब एकदम अकेला पड़ गया था। सुबह मनोज को तेज बुखार चढ़ गया। उसके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। पूरा दिन बुखार में तपता रहा। अगले दिन दोपहर तक जाकर बुखार नहीं उतरा तो वह डॉक्टर जैन के क्लिनिक पर चला गया। डॉक्टर के सामने बैठकर उसने कहा, सर मेरे पास आपकी फीस के लिए पैसे नहीं हैं। उसे लगा कि सच्चाई और दुख से डॉक्टर
उसे बिना फीस के दवा दे देगा। पर डॉक्टर सावित्री भोजनालय के युवा माली जैसा भावुक और सरल नहीं था। डॉक्टर ने उसे अपनी क्लिनिक से भगा दिया। मनोज डॉक्टर के व्यवहार से अंदर तक हिल गया। वह सोचता रहा कि कोई डॉक्टर जैसे पवित्र व्यवसाय करके इतना कठोर हो सकता है। उसके पास अपने गांव जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसलिए वह घोसीपुरा नैरो गेज रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और बिना टिकट के छोटी ट्रेन में बैठ गया। फिर उसे याद नहीं रहा कि वह बेहोशी की अवस्था में ट्रेन से 3 घंटे में बैठा रहा और कब अपने गांव पहुंच गया। गांव में कुछ दिन रहने के बाद मनोज की तबीयत अब ठीक हो गई थी। माँ ने उससे एक दिन कहा, बेटा तू अब ग्वालियर जाकर पढ़ाई कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। पैसे ना है तो पंडित कालीचरण के पैसे भी देने हैं। तो ये बाप बहाल हो जाए तो कछु काम बने। जे 500 रुपये धरे थे तुम रख लो। माँ की जीवटता और बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ग्वालियर जाने से पहले राकेश को अपने घर की मजबूरी बताई। राकेश ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, मनोज कुछ भी हो जाए तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ियो। हमेशा ऐसे ही दिन ना रहेंगे, ये कठिनाई ही तुझे आगे बढ़ाएगी। मनोज के मन में राकेश के प्रति अचानक प्यार फूट पड़ा। उसने महसूस किया कि राकेश में और शहर के दोस्तों में कितना अंतर है। राकेश उसकी समस्याओं से चिंतित हो जाता है, जबकि पांडे उसकी समस्याओं से उदासीन ही रहता है। इतना सोचकर उसने राकेश को गले लगा लिया। इस बार मनोज यह संकल्प लेकर ग्वालियर आया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वह अब नौकरी ढूंढेगा और पीली कोठी में कमरा लेकर बहुत पढ़ाई करेगा, जिससे अगले 1 साल की तैयारी के बाद ही पीएससी के फाइनल एग्जाम में सेलेक्ट हो जाए। मनोज को ग्वालियर आए हुए 2 दिन हो गए थे। इस बार उसने कुछ प्राइवेट स्कूलों में नौकरी ढूंढी पर कहीं उसे नौकरी नहीं मिली। बिना पैसे के वह आगे ग्वालियर में पीएससी की तैयारी कैसे करेगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। शाम को पांडे उसके कमरे पर आया। उसने आते ही मनोज से कहा, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ ली है। मनोज जिस चिंता में डूबा हुआ था, पांडे ने उसे एक झटके में खत्म कर दिया। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन पांडे ने उसकी उम्मीद के उलट काम किया। दोनों अपनी अपनी साइकिल से जीवाजीगंज में जीवीनवी कॉलेज के गली की ओर चल दिए। एक मकान के सामने जाकर दोनों ने साइकिल टिका दी। दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर लिखा था, रजनीश त्यागी। मनोज को याद आया कि ये तो विवेकानंद केंद्र के त्यागी जी हैं। त्यागी जी से केंद्र में वह बहुत प्रभावित हुआ था। त्यागी जी सफ़ेद धोती कुर्ता पहने पलंग पर बैठे हुए थे। जोरदार ठहाका लगाते हुए उन्होंने कहा, आइए आइए। मनोज को देखकर त्यागी जी ने कहा, आप तो विवेकानंद केंद्र के युवा प्रेरणा शिविर में रहे थे। मनोज को संतुष्टि मिली कि उसे त्यागी जी ने पहचान लिया है। त्यागी जी ने पांडे से कहा, यह तो बड़ा तेजस्वी युवक है। केंद्र के शिविर में इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का पुरस्कार मिला था। त्यागी जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मनोज के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। पर पांडे ने त्यागी जी से कहा, इन्हीं तेजस्वी युवक के लिए नौकरी चाहिए। इनके पिता इनसे भी ज़्यादा तेजस्वी हैं। वे दुनिया को बदलने का महान कार्य कर रहे हैं, इसलिए परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते। तेजस्वी के परिवार से आते हैं मनोज जी। त्यागी जी पांडे का व्यंग सुनकर जोरदार ठहाका लगाते हुए बोले, तेजस्वी तो तुम भी कम नहीं हो पांडे। मनोज ने महसूस किया कि त्यागी जी के आसपास कितना खुशनुमा और आनंद का वातावरण रहता है। दुख और तनाव तो जैसे त्यागी जी के सामने ठहर ही नहीं पाते, केवल हंसी और ठहाकों का माहौल रहता है। नौकरी क्या, साहित्य सभा की लाइब्रेरी संभालना है, दौलतगंज में है। सुबह शाम 2-2 घंटे, 300 रुपये मिलेंगे। मनोज चाहे तो लाइब्रेरी में भी रह सकते हैं, त्यागी जी ने कहा। मनोज को त्यागी जी का प्रस्ताव सुनकर उसकी उम्मीदों में फिर से जान आ गई। यद्यपि वह 300 रुपये में रहकर पीली कोठी में पढ़ाई नहीं कर सकता था, लेकिन उसे अपने ग्वालियर में पैर जमाने का मौका मिल गया था। लाइब्रेरी में रहने और नौकरी करने में उसे पीएससी की पढ़ाई छोड़कर गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था। त्यागी जी ने मनोज से पूछा, तुम्हारा बीए का रिजल्ट कैसा रहा? त्यागी जी के प्रश्न से मनोज अचानक अपने विचारों से बाहर आया। उसने त्यागी जी के सामने अपने आप को योग्य सिद्ध करने का मौका मिल गया। उसने ब्रेड का टुकड़ा मुंह में रखते हुए त्यागी जी से कहा, अच्छा रहा सर, 62% आए हैं। वह भूल गया था कि पांडे को उसने 55 बताए थे।
पांडे ने सुना तो मनोज से पूछा, मनोज जी, जहाँ तक मुझे याद है आपने मुझे 55% बताए थे, क्या मैं सही हूँ? मनोज ने तो त्यागी जी को प्रभावित करने के लिए सेकंड डिवीजन को फर्स्ट डिवीजन में बदला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसके झूठ को त्यागी जी के सामने उजागर कर देगा, लेकिन पांडे उसकी पोल खोलकर माहौल बिगाड़ रहा था। ब्रेड का टुकड़ा उसके गले में अटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पांडे को क्या जवाब दे, लेकिन चतुर मनोज ने तुरंत विषय बदला। स्वामी विवेकानंद पर आपका भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन पांडे तो जैसे मनोज की सच्चाई त्यागी जी के सामने प्रकट करने का पूरा प्लान बना चुका था। उसने सीधे सीधे मनोज से पूछ ही लिया, मनोज जी, विवेकानंद को छोड़िए, बताइए कि बीए में आपके कितने % आए थे? मनोज ने पूर्व में भी इस तरह के सफल झूठों से लोगों को की नज़रों में सम्मान प्राप्त किया था, पर आज उसका दांव उल्टा पड़ गया। अपनी चोरी पकड़े जाने के कारण वह अपनी नजरें चुरा रहा था। उस उलझन से उलझ चुके धागे का सिरा त्यागी जी ने पकड़ा। वे समझ गए कि मनोज उनकी नज़र में योग्य बनने के प्रयत्न में झूठ बोल रहा है। त्यागी जी को इस झूठ में कुछ भी गलत नहीं लगा। वह इसे गांव के कमज़ोर माहौल में शहर में अपना स्थान बनाने के लिए आए लड़के को सामान्य मनोविज्ञान मान रहे थे। त्यागी जी ने अपने अनुभव से मनोज को अपराध बोध से मुक्त करने की कोशिश की। मेरी तो एमए इंग्लिश में 3rd डिवीज़न थी, पर लोग मानने को तैयार नहीं होते। मैं भी नहीं कहता कि मैं 3rd डिवीज़न से पास हूँ। मेरे कुछ अति उत्साही प्रेमी तो मुझे PhD मानकर डॉक्टर कहते रहते हैं। मैं PhD तो क्या MPhil तक नहीं की। फिर लोग मानते हैं तो मानते रहें, मैं भी मना नहीं करता। मनोज का तनाव त्यागी जी की समझ में और विनोदी प्रवृत्ति ने हल्का कर दिया। दोनों अपने अपने घर को चल दिए। रास्ते में मनोज ने पांडे से गुस्से में कहा, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे आज बहुत बेइज्जत किया। पांडे कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, यह बहुत ज़रूरी था। जीवन में अब कभी भी तुम्हारे %, तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारी योग्यता का आकलन नहीं होगा, इसलिए अपनी पुरानी कमजोरियों को झूठ के सहारे छुपाने के स्थान पर सच्चाई के साथ उनका सामना करो। मनोज पांडे का चेहरा देखता रहा, फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। मनोज के पास सामान के नाम पर एक सूटकेस, बाल्टी, कुछ किताबें और एक गद्दा था। वह एक तांगे में अपना सामान रखकर दौलतगंज स्थित साहित्य सभा की लाइब्रेरी पहुंच गया। सामने 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी। उसके भूतल पर टिम्बर की दुकानें थीं और प्रथम तल पर साहित्य सभा का बोर्ड लगा था। गोल चक्करदार सीढ़ियों से अपना सामान लिए वह सभा की लाइब्रेरी में पहुंच गया। इस बड़े हाल में चारों तरफ किताबों से भरी अलमारियां, बीच में पाठकों के लिए पढ़ने के लिए टेबल और बेंच, काव्य सम्मेलन और दूसरे साहित्यिक कार्यक्रम के लिए 2 तख्त का छोटा सा मंच के पास में लेक्चर डेस्क और माइक रखा था। लाइब्रेरी की दीवार पर देश के तमाम बड़े साहित्यकार और महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई थी। मनोज ने रात को सोने के लिए मंच पर ही अपना बिस्तर लगा लिया। सुबह शाम 2 घंटे लाइब्रेरी में लोग किताबें पढ़ने आते थे। बाकी समय वह लाइब्रेरी में अकेला ही रहता। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसका काम लाइब्रेरी की किताबें करती थी। उसने लाइब्रेरी की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। उसने अब्राहम लिंकन, थॉमस अल्वा एडिसन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तेंजिंग नार्गे जैसे कई जुझारू लोगों की जीवनियाँ पढ़ डाली। अब्राहम लिंकन की गरीबी के दिनों के संघर्ष से वह बहुत प्रभावित हुआ। यहाँ तक कि उसने लिंकन को अपना हीरो मानते हुए उन जैसा दिखने के उद्देश्य से अपनी पतली दाढ़ी न कटवाने का फैसला ले लिया। मनोज ने अपनी तनख्वाह के 300 रुपये भोजनालय में जमा कर दिए। उसके रहने, खाने और पढ़ने का इंतजाम हो गया। महीने में 2 बार शाम को लाइब्रेरी में काव्य गोष्ठी होती, जिसमें शहर के कवि साहित्यकार इकट्ठा होते। सामाजिक साहित्य के विषय पर परिचर्चा का आयोजन भी होता। मनोज को इन आयोजनों में जिम्मेदारी निभानी होती थी। फर्श बिछाने और माइक लगाने जैसे काम भी उसे ही करने पड़ते थे। मनोज ध्यान से विद्वानों के भाषण सुनता। उसकी इच्छा होती कि वह भी मंच से भाषण दे या अपनी लिखी कोई कविता सुनाए, पर मनोज को मौका नहीं मिलता। उसे मंच पर खड़े होकर बोलना एक अद्भुत और दैवीय काम लगता। जब सभा का कार्यक्रम समाप्त हो जाता, सभा में कोई नहीं होता, तब मनोज माइक चालू करके भाषण देने का अकेले अभ्यास करता।
अपने विचार उस विषय पर देता जो कुछ देर पहले परिचर्चा में विद्वानों ने उठाए थे। खाली हाल में उसे सुनने वाला कोई नहीं होता, पर वह कल्पना करता कि सामने श्रोता बैठे हैं। इस तरह वह अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए बोलने का अभ्यास करता रहता। एक रात काव्य सम्मेलन के बाद एक कवि लाइब्रेरी में ही रुक गए। कवि की बस सुबह थी। सुबह कवि के नहाने के बाद मनोज ने कहा, क्या आपके पास बालों में लगाने के लिए तेल मिलेगा? तेल नहीं है, मनोज ने संकोच से कहा। कवि निराश हुए, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, कंघा ही दे दो, बिना तेल के ही बाल बना लूँगा। मनोज के पास कंघा भी नहीं था। फिर उसने संकोच से कहा, कंघा भी नहीं है। पर कवि ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फरमाइश को बदलकर फिर से कहा, कैसे लड़के हो भाई तुम, चलो शीशा ही दे दो, अपनी शक्ल ही देख लूँ एक बार। शीशा भी नहीं है, मनोज ने फिर वही उत्तर दिया। कवि को अब मनोज को देखकर आश्चर्य हो रहा था। मनोज की उम्र उनकी उम्र के कई लड़के देखे थे जो सुंदर दिखने और फैशन करने के दीवाने रहते थे। कवि ने कहा, जिस उम्र में लड़के नए नए फैशन करते हैं, उस उम्र में तुम यह तपस्या क्यों कर रहे हो? मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई के खर्च के लिए यहाँ नौकरी करता हूँ। तेल कंघे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 1 साल से तो मैंने अपनी शक्ल ही आईने में नहीं देखी। एक छुपा हुआ गर्व उसकी आवाज़ में झलक आया। अपनी बात पूरी करके उसने कवि का थैला उठा लिया और टेम्पो में बिठाने के लिए जाने लगा। कवि ने टेम्पो में बैठते हुए मनोज को आशीर्वाद दिया, तुम जरूर सफल हो जाओगे बेटा। वापस जाते कवि की आंखें गीली थी। उसमें कोई सरल कविता झिलमिलाती लग रही थी। 3-4 महीने मनोज को लाइब्रेरी में रहते हुए हो गए, लेकिन उसका कोई भी दोस्त हालचाल जानने नहीं आया। यहाँ तक कि पांडे भी 1-2 बार ही उससे मिलने आया था। मनोज महसूस करने लगा कि इस पूरे ग्वालियर में उसका कोई नहीं है, उसे अकेले ही रहना है। यह बिल्डिंग उसे भुतहा अकेलापन का एहसास कराती। इस अकेलेपन से बचने के लिए उसके पास रखी किताबों के अलावा उसका कोई सहारा नहीं था। एक दिन वह लाइब्रेरी में मैक्सिमो गोर्की के उपन्यास माँ पढ़ रहा था। उपन्यास के नायक पावेल की माँ के संघर्ष और जिजीविषा को देखकर उसकी आंखें भर आई। वह पावेल की माँ में अपनी माँ की कल्पना करने लगा। उसकी माँ भी तो लगातार जूझ रही हैं। हर मुसीबत में माँ ही तो है जो उसको ग्वालियर में टिके रहने की ताकत देती है। मनोज उपन्यास पढ़ ही रहा था कि उसके माता पिता मिलने लाइब्रेरी में आ गए। उसने अधूरा उपन्यास बंद किया। माँ उसका रहन सहन देखकर समझ गई कि बेटा कष्ट में रह रहा है। माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। पिता के पास कहने और समझने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वे हाल में लगी हुई साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरें देखने लगे। ज़्यादातर चेहरे उन्हें अपरिचित ही लगे, लेकिन बातचीत के लिए पिता को विषय मिल गया। इसके पहले कि मनोज उनको नौकरी और सस्पेंशन की बहाली के प्रश्न पूछे, उन्होंने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह कौन है? मुक्तिबोध, मनोज ने उत्तर दिया। मतलब? पिता ने पूछा। पिता की सरल अज्ञानता पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, इनका नाम मुक्तिबोध है, कवि हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। मोए तो मुंशी ठीक लागतो, मैंने पढ़ी थी स्कूल में कहानी, बूढ़ी डुकरिया वाली। पिता ने मुंशी प्रेमचंद के कथा संसार के बारे में अपनी राय व्यक्त की। माँ ने पिता को व्यर्थ की बातों में उलझा देखा तो नाराज हो गई। तुम देख रहे हो मोड़ा कैसे रह रहो है, कैसो कमजोर हो गए हो है, अब तो नौकरी ठीक से कर लो, कर्जा सिर पे चढ़ो है। पिता को इस साहित्य चर्चा के बीच में माँ का आर्थिक हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। उन्होंने चिढ़ते हुए माँ से कहा, तू कछु न जानती, अनपढ़। जे देख कितनी किताबें रखी हैं, पढ़बे की कमी ना है। ज्ञान और पुस्तकों के महत्व को पिता ने अपनी अनपढ़ पत्नी को समझाया। जब कुछ देर लाइब्रेरी में मौन बना रहा, तब पिता ने अपनी नौकरी का रहस्य खोला। अब तो मोए हाई कोर्ट से ही उम्मीद है, मोई बहाली हाई कोर्ट ही करेगी। मैंने फैसला ले लियो है कि डिप्टी डायरेक्टर के कारनामे की जांच के लिए आमरण अनशन करेंगे। पिता ने शासकीय खेमे के नए मोर्चे खोलने की जानकारी मनोज को दे दी। वह पिता के आमरण अनशन की बात सुनकर घबरा गया। उसने अपने पिता को समझाने की असफल कोशिश की। पापा, अनशन मत कीजिए, कोर्ट आपको जल्दी ही बहाल कर देगा। मेरी तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ।
लेकिन अपनी जिम्मेदारी की चिंता से पिता को मुक्त करना चाहा, पर पिता ने जिद नहीं छोड़ी। जब तक डिप्टी डायरेक्टर को ठिकाने नहीं लगा दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पिता ने अपनी बात कहकर मंच की तरह बैठे बैठे लाइब्रेरी के हाल को निहारा। महापुरुषों की तस्वीर देखकर पिता के भीतर कुछ हलचल हुई। फिर पिता ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की और कुछ बोलने के लिए तनकर बैठ गए। मंच पर बैठे पिता मनोज से कहने लगे, आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेईमानी है। सब स्वार्थी हो गए हैं, सबको अपनी फिक्र है, देश की फिक्र किसी को नहीं है। मनोज पिता की बात सुनकर कुछ कहता इससे पहले माँ बोल पड़ी, शर्म ना आवत तुम्हें, फालतू बात कर रहे हो। घर सुधार ना सकत देश की चिंता कर रहे हैं। मोड़ा 3-4 साल से नई बुक सीट ना खरीदी, खावे पीवे को कुछ ठिकानों ना है। अब तो सुधर जाओ, अब घर बर्बाद होने में देर ना है। पिता को अपने ओजस्वी भाषण की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर कष्ट हुआ। उन्होंने माँ से कहा, तू ज़्यादा जीभ न चलावे, नए कपड़ा ना कछू होत, ईमानदारी आदमी के पुराने कपड़े अलग ही चमकत हो, और खाद पियत तो जानवर भी रहतो है, भले ही भूखे रहले पर आत्मा जिंदा रखे। अब तू का जाने देश की समस्या, तुझे समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसो है। माँ ने चिढ़कर पिता से कहा, मोए ना पतो देश की समस्या, पर तुम्हें भी एक बात ना पतो। माँ की बात सुनकर पिता को आश्चर्य हुआ कि पता करने में कौन सी बात है। पिता ने पूछा, मोए का ना पतो है? मोए तो सब पतो है, यही कि तुम पागल हो गए हो। माँ ने पिता से कहा। अब पिता का वापसी का समय हो रहा था। उन्होंने माँ की बात को अनसुना करते हुए कहा, चुप कर, देर है रही, नहीं तो बस निकल जावेगी। मनोज माता पिता को नीचे टेम्पो में बिठाने चला गया। माता ने पिता से कहा, मोड़ा को कछु पैसे दे दो, तुम्हारे भाषण से पेट न भरतो। पिता ने माँ की यह मांग अनसुनी करते हुए कठोरता से कहा, मुँह पे ना धरे पैसा। इतना कहकर पिता उस दिशा में देखने लगे जहाँ टेम्पो आने की उम्मीद थी। माँ ने मनोज को 100 रुपए दिए और कहा, बेटा ठीक से रहिए। माता पिता टेम्पो में बैठकर चले गए। मनोज वापस सुनसान लाइब्रेरी लौट आया। लाइब्रेरी में आकर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सोचता रहा कि क्या उसके पापा सच में पागल हो गए हैं? क्या माँ सही कहती हैं? पिता हमारे देश ईमानदारी गरीबी की बातें करते रहते हैं, घर की उन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहती। पागलों की तरह उनका दिमाग बस एक ही जगह आकर अटक जाता है। इतना सोचकर वह टेबल पर रखी मुक्ति बोध की अंधेरे में कविता जोर जोर से पढ़ने लगा। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बहुत बहुत ज़्यादा लिया, बहुत बहुत कम दिया, मर गया देश, जीवित रह गए तुम। इतना पढ़कर उसने किताब बंद कर दी। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का कठोर और भावहीन चेहरा आ गया। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखने लगा, जो घबराने की फिक्र ना करके देश की फिक्र करता है वो पागल ही कहा जाता है। मेरी माँ सही कहती है कि मेरे पिता पागल हो गए हैं। मैं ऐसे पागल पिता से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पिता मेरे आदर्श हैं। माता पिता के जाने के बाद मनोज अकेला और उदास हो गया। अपनी उदासी दूर करने के लिए वह लाइब्रेरी की बालकनी में खड़ा होकर नीचे सड़क की चहल पहल देखने लगा। माँ के जाने के बाद उसे अपना गांव याद आने लगा। गांव में कितना अच्छा और आनंद से भरा जीवन था उसका। ग्वालियर में पिछले कुछ साल से वह अपने भीतर एक मस्त मौला और गांव के रंग में अल्हड़ मनोज से मिला ही नहीं। शादियों का सीजन चल रहा था। नीचे सड़क पर एक बारात जा रही थी। बारात में गाना बज रहा था, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। बाराती इसी गाने पर झूम झूम कर डांस कर रहे थे। बारात में कुछ बूढ़े बाराती जल्दी जल्दी बारात को बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे, पर युवा बार बार बारात को एक ही जगह रोककर डांस का आनंद ले रहे थे। बारात की मस्ती देखकर मनोज सोचने लगा, निराशा का कोई कारण ही नहीं है। चारों तरफ आनंद के छड़ बिखरे पड़े हैं, बस हमें उन्हें समेट लेना है। हालात तो परेशान करने के लिए होते ही हैं, पर मुझे उल्लास और आनंद की तलाश नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा सोचकर वह लाइब्रेरी का गेट बंद किया और चप्पल पहनकर लगभग दौड़ता हुआ नीचे पहुंच गया। अभी भी मेरा पिया घर आया ओ राम जी गाना चल रहा था, पर शायद बूढ़ों को लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वह बारात को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने लगे। मनोज जब तक वहां पहुंचता तो बारात आगे बढ़ने लगी।
उसने बारात के बीच में पहुंचकर बैंड वाले को आदेश सा दिया, ये काली काली आंखें। बैंड वाला शायद अपने गायन की कला का अभी तक मन भर के प्रदर्शन नहीं कर पाया था, इसलिए मनोज का आदर्श पाकर वह तुरंत बाजीगर फिल्म का गाना ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल गाने लगा। बूढ़ों की कुकड़ से हतोत्साहित जवान लड़कों के में नया जोश भर दिया। असहाय बूढ़े मिसमिसाकर रह गए। मनोज अपनी आंखों और गालों पर हाथ फेर फेर कर डांस कर रहा था। एक बार फिर बारात अपने रंग में आ गई। किसी बाराती को नहीं पता था कि यह जोशीला डांसर बिन बुलाया मेहमान है। 15 मिनट लगातार डांस करने के बाद मनोज पसीने से तरबतर हो गया। बारात आगे बढ़ गई। एक दिन लाइब्रेरी के मैनेजर हुकुमचंद जी ने मनोज से कहा कि हॉल की पुताई करानी है, इसलिए पुरानी रद्दी निकालकर कबाड़ी वाले को बेच देना। मनोज ने रद्दी निकालकर 5,000 रुपये में बेच दी। हुकुमचंद जी ने हिसाब मांगा तो उसने पूरा हिसाब रख दिया। हुकुमचंद जी ने उसे भेदती हुई नज़रों से देखा और कहा, पिछले साल 7,000 की रद्दी बिकी थी, इस साल केवल 5,000 की ही रद्दी कैसे बिकी? हुकुमचंद जी इस प्रश्न से मनोज की ईमानदारी पर संदेह व्यक्त कर रहे थे। उनकी नज़र में 300 रुपये कमाने वाले के लिए 2,000 रुपये की हेरा फेरी करना बहुत लाभ का सौदा है। मनोज ने कहा, सर इतने की ही रद्दी निकली थी। मैंने 7 कबाड़ियों से संपर्क किया था, जिसने रद्दी के सबसे अधिक दाम लगाए उसी को बेचा। लेकिन हुकुमचंद जी का अविश्वास बढ़ता जा रहा था। हुकुमचंद ने अब अपने अविश्वास को स्पष्ट कर मनोज के सामने सबसे गहरी चोट की। उन्होंने कहा, मनोज तुम तो युवक हो, त्यागी जी तुम पर भरोसा करते हैं, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। ईमानदार मनोज का सबसे बड़ा संकल्प था कि उसे हुकुमचंद जी ने छिन्न भिन्न करके बेईमान सिद्ध कर दिया। यह निरापराध आरोप सुनकर मनोज भयानक कड़वाहट से भर गया। उसकी इच्छा हो रही थी कि कोई कड़ा जवाब हुकुमचंद जी को दे दे, पर वह कुछ नहीं कह सका। वह बिना कुछ कहे लाइब्रेरी से नीचे चला गया। मनोज ने तय किया कि जहां उसकी ईमानदारी की कोई कद्र नहीं, वहां वह काम नहीं करेगा। पर अगले ही पल उसके मन में विचार आया कि वह जाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ, पढ़ेगा कहाँ, पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा। उसके मन में यही ऊहापोह बनी थी। शाम को वह लाइब्रेरी में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह सामने इतिहास की आधुनिक भारत किताब खुली हुई रखी थी, पर उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके मन को हुकुमचंद जी के आरोप परेशान कर रहे थे। अचानक उसने महसूस किया कि उसके सामने रखा मटका हिल रहा है। लाइब्रेरी की छत पर पंखा चलते चलते अचानक कुछ तेजी से हिलने लगा है। उसे लगा कि दीवार भी हिल रही है। फिर वह नीचे सड़क पर आवाज़ें सुनाई दी। वह भूकंप आ गया की आवाज़ें सुन रहा था। पुरानी जर्जर इमारतें कुछ सेकंड थर्राकर थम गईं। मनोज भागकर नीचे चला गया। मार्केट के कई दुकानदार भी घबराकर सड़क पर आ गए थे। सभी लोग भूकंप के डर से सहम गए थे। जब दोबारा भूकंप नहीं आया तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन किसी ने आशंका प्रकट करती कि रात को भूकंप आ सकता है। मनोज को बिल्डिंग में जाने से डर लग रहा था। वह शाम से रात 12 बजे तक सड़क पर अकेला भटकता रहा। वह फर्नीचर पर सड़क की किनारे दुकान पर बाहर बैठा बैठा सोचने लगा, आज यह बिल्डिंग गिर जाती और मैं उसमें दबकर मर जाता तो क्या किसी को फर्क पड़ता? इस शहर में कौन मुझे ढूंढता? कोई नहीं। मैंने अपने 4 वर्ष ग्वालियर की इन सड़कों पर भटकते हुए बिता दिए, और क्या पाया? ईमानदारी से काम करने के बावजूद बेईमानी का आरोप। क्या मैं बेईमान सा आरोप लिए हुए ही मर जाता? किस पीएससी के पीछे मैं पड़ा हूँ जिसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है? डरा, उदास, हतोत्साहित मनोज सुनसान सड़क पर बैठा रहा। उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपने मन का दर्द बांट सके। उसकी निराशा, बेईमानी का झूठा आरोप, भविष्य के प्रति उसकी अनिश्चितता, अभावों का जीवन उसे विचलित कर रहा था। सड़क अब पूरी तरह सूनी हो गई थी। वह भटकता हुआ पास के राम मंदिर चौराहे पर चला गया। मंदिर के गेट बंद हो गए थे। वह सड़क के पास बनी सीढ़ियों पर बैठ गया। काफ़ी देर तक भगवान राम की मूर्ति को एकटक देखता रहा, जैसे उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। शायद वह भगवान राम से पूछने आया था कि बताओ अब मुझे क्या करना है।
कोई तो दिशा दिखाओ। उसे लग रहा था कि राम उसे शांत भाव से मुस्कुरा रहे हैं, उसे आश्वस्त कर रही थी मनोज को उनकी मुस्कुराहट। लगभग आधा घंटा वह सीढ़ियों पर बैठा मूर्ति की ओर देखता रहा, खोया रहा उन आंखों में। अचानक वह सोचने लगा, मैं भी तो राम की तरह ही एक अंतहीन यात्रा पर निकला हूँ, जहाँ पड़ावों पर मिलने वाले दुख तो मुझे सहने ही होंगे। प्रतिभाएं आकरण आगे नहीं बढ़ती, वे बढ़ती हैं अपने पुरुषार्थ से, अपने धैर्य से, अपने समर्पण से, अपनी मेहनत से, अपने त्याग से और अपनी प्रबल इच्छा से। पता नहीं कौन सी शक्ति उसके मंदिर की सीढ़ियों पर महसूस की। वह सीढ़ियों पर खड़ा होकर बोलने लगा, अब मैं किसी के झूठे आरोप को नहीं सहूँगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। इतना कहकर वह लाइब्रेरी की ओर लगभग दौड़ पड़ा। लाइब्रेरी पहुंचकर उसने मंच के पास रखी लेक्चर डिस्क का माइक चालू किया और अंधेरे बंद हॉल पर माइक पर जोर जोर से कवि निराला की राम की शक्ति पूजा कविता का पाठ करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ तेज थी, उसमें घबराहट और कंपन था। वह कविता के एक एक शब्द पर जोर देकर पढ़ने लगा। है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, अपरहित गर्जा रहा पीछे अम्बुद विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। फिर उसने इस पंक्ति की व्याख्या करनी शुरू की। राम पराजित अवस्था में पहुंच गए हैं, निराशा और अंधकार है सब तरफ, पर उम्मीद की एक लौ उसके मन में इस निराशा और अपराजित माहौल में भी जल रही है। उसने इस कविता में खुद को ढूंढना शुरू किया। एक मसाल मेरे भीतर भी उम्मीद के रूप में जल रही है, इसी मैं कभी बुझने नहीं दूंगा, मैं जरूर जीतूंगा। अपने भाषण की अंतिम पंक्तियों पर पहुंचकर मनोज की निराशा भरपूर उत्साह में तब्दील हो गई। वह देर तक काल्पनिक दर्शकों से भरा खाली हॉल देखता रहा। उसने माइक बंद किया, अपने टेबल पर पहुंचकर टेबल लैंप जलाया, BL ग्रोवर की आधुनिक भारत की किताब उठाई और सुबह की पहली किरण लाइब्रेरी में पढ़ने तक प्लासी बक्सर और आंग्ल मराठा संबंध पढ़ता रहा। रात में कोई भूकंप नहीं आया। अगले दिन मनोज लाइब्रेरी छोड़ने का निर्णय सुनाने त्यागी जी के घर चला गया। उसने कुर्सी पर बैठते हुए सीधे अपनी बात कही, अब मैं लाइब्रेरी में काम नहीं कर सकता। जहाँ मेरे ईमानदारी की कद्र ना हो वहाँ मैं काम नहीं करूँगा। त्यागी जी डोर से ठहाका लगाते हुए कहा, चाय तो तुम पीते नहीं हो, लो गज्जक खाओ। इतना कहकर उन्होंने टेबल पर रखी गज्जक मनोज के सामने कर दी। त्यागी जी ने मनोज से आगे कहा, हुकुम चंद जी व्यवसायी आदमी है मनोज। जीवन भर उन्होंने 100 रुपए की साड़ियाँ बेचकर मुनाफा कमाया है। उन्हें साड़ियों की परख तो है पर आदमी की परख नहीं। तुम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, निश्चित होकर नौकरी करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। त्यागी जी के भरोसे से मनोज को बल मिला। इस बल ने उसका आत्मविश्वास और बढ़ा दिया। अपने इस बढ़े आत्मविश्वास से प्रेरित होकर उसने कहा, हुकुमचंद जी का भरोसा मुझ पर नहीं रहा, अब मैं लाइब्रेरी में काम तो नहीं कर पाऊंगा। इतने में पांडे और त्यागी जी के स्कूल की पूर्व छात्रा अंशु गुर्जर आ गई। अंशु गुर्जर PSC की गंभीर स्टूडेंट थी और वह इस साल मुख्य परीक्षा दे रही थी। त्यागी जी ने मनोज की पूरी कहानी कह सुनाई। पांडे कुछ बोलता इससे पहले अंशु ने कहा, मनोज तुम बताओ कि तुम महत्वाकांक्षी हो या नहीं। मनोज ने एकदम से कहा, मैं PSC में सेलेक्ट होना चाहता हूँ, मैं महत्वाकांक्षी हूँ। अंशु ने मनोज को व्यवहारिक सलाह दी, फिर तुम्हें लाइब्रेरी में ही रहना चाहिए, तभी तुम्हारी आर्थिक स्थिति तुम्हें कहीं दूसरी रहने की इजाज़त नहीं दे रही है। मनोज अंशु की बात सुनकर भी अपनी बात पर अड़ा रहा। दीदी मैं वहाँ काम नहीं कर सकता जहाँ मेरी ईमानदारी पर संदेह किया जा रहा है। फिर क्या करोगे, बिना नौकरी के पढ़ाई कैसे करोगे? कुछ दिन बाद ही MP PSC की प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है। पांडे ने गजक खाते हुए मनोज के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, सड़क पर रह लूँगा, पर अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करूँगा। मनोज ने बिना एक सेकंड गंवाए तत्काल उत्तर दे दिया। उसकी इस जिद का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वहाँ पर बैठे सभी लोगों ने उसकी बात एक नवयुवक का जोश और आदर्शवाद ही अधिक लग रही थी।
पांडे को मनोज का यह संकल्प व्यवहारिकता से दूर लग रहा था। उसने मनोज के इस अति आदर्शवाद की व्याख्या की और त्यागी जी की ओर देखते हुए बोला, मनोज जी अपने पिता से प्रभावित हैं। इनके पिता भी इन्हीं सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। समझौता न करना इनकी पारिवारिक विशेषता है। मनोज को उम्मीद थी कि ईमानदारी पर उसके संकल्प को सुनकर शहर का यह बुद्धिजीवी समूह उसे प्रभावित होगा, पर पांडे की ऐसी ठंडी और व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया देखकर वह निराश हो गया। त्यागी जी ने पास ही रखी एक किताब उठाई और मनोज को दे दी। किताब के कवर पेज पर भगत सिंह का चित्र था। त्यागी जी ने मनोज से पूछा, अच्छा बताओ मनोज, तुम्हें भगत सिंह के इस चित्र में क्या विशेषता नजर आती है? मनोज कुछ देर तक भगत सिंह के चित्र को देखता रहा पर कुछ बोल नहीं पाया। मनोज, मुझे भगत सिंह की आंखों में एक बेचैनी सी नजर आती है। उनके भीतर देश के लिए कुछ करने की तड़प दिख रही है, त्यागी जी ने मनोज से कहा। कुछ देर रुककर उन्होंने आगे कहा, मुझे तुम्हारे और भगत सिंह की आंखें एक जैसी लगती हैं और देश के लिए कुछ करने की तड़प दिखाई देती है। मनोज उसकी बात सुनकर हतप्रभ रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी तुलना भगत सिंह से की जाएगी। अंशु ने मनोज की तारीफ करते हुए कहा, मनोज का व्यक्तित्व तो मुझे भी विलक्षण लग रहा है। कोई नवयुवक अपने सिद्धांतों के लिए इतना संकल्पवान हो सकता है, मुझे देखकर यह आश्चर्य हो रहा है। मनोज की तारीफ सुनकर पांडे ने अंशु से कहा, दीदी, कल त्यागी जी के स्कूल में 11वीं में पढ़ने वाला एक लड़का अपनी कविता सुनाने यहाँ आया था। बेहद घटिया कविता थी। फिर पांडे ने त्यागी जी को संबोधित करते हुए कहा, क्या कविता थी, आपको याद तो होगी? हमसे तो बेहतर हैं वो घास चरने वाले, हमसे तो बेहतर हैं वो बोझा ढोने वाले। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने पांडे की यह अप्रासंगिक बात समझ में नहीं आई। अंशु ने पांडे से पूछ ही लिया, तुम कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट कहो। कल त्यागी जी को इस महान काव्य के रचयिता में जयशंकर प्रसाद के दर्शन हो रहे थे। मैं मनोज से यह कहना चाह रहा हूँ कि आम लोगों में महापुरुषों के दर्शन करना त्यागी जी की हॉबी है। इसे गंभीरता से ना लें और जीवन में व्यवहारिकता को अपनाएं। पांडे ने त्यागी जी द्वारा की गई मनोज की प्रशंसा को शून्य घोषित कर दिया। उसकी बात सुनकर त्यागी जी ठहाका मारकर हंस पड़े। मनोज समझ गया कि अभावों से दूर रहने वाला पांडे कभी उसे नहीं समझ सकता। मनोज बिना किसी निर्णय के वापस लाइब्रेरी चला गया। 1 महीने बाद पांडे मनोज से मिलने लाइब्रेरी पहुंचा। मनोज लाइब्रेरी में नहीं था। लाइब्रेरी के व्यवस्थापक हुकुमचंद कुर्सी पर बैठे हुए कोई रजिस्टर देख रहे थे। पूछने पर हुकुमचंद ने बताया कि मनोज तो 1 महीने पहले ही लाइब्रेरी का काम छोड़कर चला गया है। 1 साल लाइब्रेरी में काम करने के बाद मनोज ने लाइब्रेरी छोड़ दी थी। कहाँ गया? पांडे ने आश्चर्य से पूछा। पांडे को उम्मीद नहीं थी कि मनोज लाइब्रेरी का काम छोड़कर जा सकता है। हुकुमचंद से और अधिक प्रश्न पूछने पर उन्होंने पांडे को एक पर्ची दे दी जिस पर मनोज का नया पता लिखा था, घनश्याम आटा चक्की, गणेश मंदिर, घोसीपुरा। पर्ची हाथ में लिए पांडे लाइब्रेरी के नीचे उतर आया। उसने अपनी साइकिल घोसीपुरा की ओर मोड़ दी। घोसीपुरा ग्वालियर की एक पिछड़ी और घनी बस्ती है, जहां जौरा सबलगढ़ जाने वाली 9 गेज ट्रेन का स्टेशन भी है। ढूंढने पर पांडे को आसानी से गणेश मंदिर मिल गया। मंदिर के पास जगह जगह घूरे और गंदगी के ढेर लगे हुए थे। पास ही गंदे पानी का नाला बह रहा था। पांडे वहीं खड़े खड़े एक लड़के से घनश्याम आटा चक्की का पता पूछा और अगली गली में आटा चक्की के पास पहुंच गया। वह समझ गया था कि मनोज ने आटा चक्की वाले के यहाँ कमरा किराए पर ले लिया है। आटा चक्की पर एक लड़का सफ़ेद बनियान और लाल रंग के पैंट पहने गेहूं पीस रहा था और उड़ते हुए आटे के कारण सफ़ेदी में लगभग नहा गया था। पांडे ने लड़के के नज़दीक जाकर मनोज का पता पूछना चाहा। नज़दीक जाकर पांडे ने देखा तो वह एकदम चौंक गया। आटा चक्की में काम करने वाला लड़का मनोज ही था। मनोज ने जब पांडे को दुकान के सामने खड़ा देखा तो मुस्कुरा दिया। उसने पांडे से कहा, थोड़ी देर में काम पूरा हो जाएगा, फिर कमरे पर चलेंगे। पांडे चक्की के भीतर खड़ा होकर मनोज का काम देखता रहा। आधा घंटा काम करने के बाद मनोज ने शरीर और बालों से आटा साफ किया और पास में रखी शर्ट पहन ली।
अब दुकान के बाहर आकर मनोज ने दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया और पांडे के साथ चल पड़ा। पांडे बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी साइकिल हाथ में पकड़े चल रहा था। तंग गलियों से गुजरकर थोड़ी दूर मनोज एक मकान के सामने पहुंच गया। पांडे ने मकान की दीवार से अपनी साइकिल टिकाई। मकान की गैलरी और छोटे से आंगन से होकर मकान के सबसे पिछले हिस्से में पहुंचकर मनोज ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला। दिन के उजाले में भी कमरे में अंधेरा था। मनोज ने लाइट जलाई। पीले रंग का धुंधला प्रकाश कमरे में फैल गया। जमीन पर गद्दा बिछा था। आले में किताबें रखी हुई थी। कोने में एक स्टोव और कुछ बर्तन थे। एक लकड़ी का स्टूल भी पास में रखा था जिस पर पांडे बैठ गया। 200 रुपये किराया है कमरे का। वैसे तो 300 है, पर एक साहित्यकार हैं घनश्याम जी, उनका मकान है। लाइब्रेरी में आते थे, मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई तो उन्होंने सस्ते में यह कमरा दे दिया। बहुत भले व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी पूरी आटा चक्की की जिम्मेदारी भी मुझे सौंप दी है। दिन में 4-5 घंटे गेहूं पीसने का काम है। 400 रुपये महीने मिलेंगे। बाकी पूरे दिन पढ़ाई करता रहता हूँ। आदमी यदि टाइम का सही मैनेजमेंट कर ले तो समय की कमी नहीं रहती। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। मनोज ने अपनी आंखें पांडे के चेहरे से दूर रखकर अपनी बात पूरी की। पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई करने का ख्वाब देखने वाला मनोज अब एक नए काम और नए कमरे की तारीफ कर रहा था। पांडे ने मनोज की बात ध्यान से सुनी पर वह बोला कुछ नहीं। पीले रंग का बल्ब अचानक बंद हो गया। शायद लाइट चली गई थी। कमरे में अंधेरा हो गया। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी जिसे खोलकर मनोज प्रकाश की व्यवस्था कर सके। दरवाजा पहले से खुला था। मकान के इस हिस्से में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही थी। मनोज ने पास रखी मोमबत्ती जला दी। मनोज अपनी बात पांडे से कह चुका था। वह पांडे से कुछ सुनने की उम्मीद में बैठा था। तुम माने नहीं मनोज, तुमने लाइब्रेरी छोड़ ही दी। कुछ देर पहली छाई चुप्पी को तोड़ते हुए पांडे ने मनोज से कहा, मुझे संतुष्टि है कि मैंने लाइब्रेरी छोड़ दी, पर अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। ईमानदारी की रक्षा अभाव सहकर भी होनी चाहिए। पांडे ने मनोज की आवाज़ में भारीपन महसूस किया। उसने देखा कि मनोज एकटक जलती हुई मोमबत्ती देख रहा है। पर अब तुम इस अंधेरे में पीएससी की तैयारी कैसे करोगे? पांडे ने अंधेरे सीलन भरे कमरे को देखते हुए कहा। बाहर का अंधकार समस्या नहीं है पांडे। समस्या तब होती है जब हमारा मन सुविधाओं के लालच में समझौतों के अंधकार में डूब जाता है। मनोज जैसे किसी गहरे तल से बोल रहा था। बाहर गुजरने वाली नैरो गेज ट्रेन का शोर सुनाई दे रहा था। पांडे को प्यास लगाई थी। उसने पास रखे मटके में से एक गिलास पानी भरकर पिया और वापस आकर स्टूल पर बैठ गया। कुछ देर स्टूल पर बैठे बैठे जब पांडे को बात करने के लिए कोई विषय नहीं सूझा तो उसने मनोज से कहा, मनोज अब मैं चलता हूँ। दोनों बाहर आ गए। पांडे ने मकान की दीवार से टिकी अपनी साइकिल उठाई और साइकिल पर बैठने से पहले कुछ देर रुककर मनोज को देखता रहा। मनोज ने अपने पिचके हुए गालों को छुपाने के लिए दाढ़ियाँ बढ़ा ली थी। उसका गोरा रंग हल्का पीला हो गया था। उसकी आंखें अंदर की ओर धंस गई थी। पांडे साइकिल पर न बैठकर पैदल ही उसके साथ साथ चलने लगा। गली का मोड़ आ गया। मनोज ने कहा, आते रहा करो पांडे, तुम्हारे आने से अच्छा लगता है। पांडे कुछ सोचता हुआ अपनी साइकिल पकड़े रहा। 5-6 सेकंड उसी चिंतन अवस्था में रहने के बाद उसने मनोज से कहा, मनोज एक बात कहूँ, मानोगे? मनोज समझ गया कि घोसीपुरा और उसके कमरे का माहौल देखकर पांडे उसे फिर से लाइब्रेरी में नौकरी के लिए कहेगा। इसलिए उसने कहा, अब मैं किसी भी कीमत पर लाइब्रेरी में नहीं जाऊंगा। पांडे ने उसकी बात को लगभग अनसुना करते हुए अपनी बात जारी रखी। मनोज हरिशंकरपुरम के पास एक पीली कोठी है जिसमें पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के किराए पे रहते हैं। मेरा दोस्त गुप्ता भी वहाँ रहता है। अंशु दीदी भी पीली कोठी के ग्रुप से जुड़ी हैं। बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पढ़ाई का।
मैं सोच रहा हूँ एक कमरा किराए पर लेकर वहीं पीएससी की तैयारी करूँ। तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो मुझे लाभ होगा। क्या तुम मेरे साथ रहकर पढ़ाई करोगे? मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पीएससी की तैयारी करने वालों की दुनिया बहुत छोटी निकली। जिस पीली कोठी में रहकर तैयारी करने के लिए मनोज तरस तरस कर रह गया था, वहीं रहने का प्रस्ताव पांडे ने मनोज को दिया था। मनोज का तो जैसे कोई सपना पूरा हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसे इस तरह का कोई प्रस्ताव दे सकता है। इससे अच्छा प्रस्ताव इस समय उसके लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था। अचानक मनोज का ध्यान अपने आर्थिक हालात पर गया। उसने पांडे से कहा, मेरे पास पीली कोठी में रहने लायक पैसे तो नहीं हैं। पांडे ने साइकिल पर बैठते हुए कहा, एक आदमी के खर्च में 2 लोग आसानी से रह सकते हैं। इतना कहकर वह बिना मनोज का जवाब सुने अपनी साइकिल पर बैठकर चला गया। वह झूमता हुआ साइकिल चला रहा था। मनोज तब तक पांडे को देखता रहा जब तक पांडे उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया।